वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम पर हमने आपको ज़रूर प्रॉमिस किया था कि हम आपको स्पेशल इंडिविजुअल से मिलाएंगे। हमने आपको बताया था कि महाबली सतपाल जी हमारे साथ होंगे, और वो क्यों हमारे साथ हैं हम आपको ये बताते हैं। क्योंकि टुमारो इज़ गोइंग टू बी द बर्थ सेलिब्रेशंस दैट द कंट्री सेलिब्रेट्स एज फार एज द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया मेजर ध्यानचंद इज कंसर्न, एंड दिस द डे व्हेन इंडिया सेलिब्रेट्स द नेशनल स्पोर्ट्स डे। और इसके बारे में जब हम बात करें, हम क्यों बात कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के लिए, क्योंकि आज की डेट पर भारत का ऐसा छाप है स्पोर्ट्स के अंदर। अगर हम हॉकी की बात करें, अगर हम रेसलिंग की बात करें, अगर हम बॉक्सिंग की बात करें, अगर हम चेस की बात करें, अलग अलग स्पोर्ट्स में भारत ने बताया है वर्ल्ड को कि द स्पोर्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया आर नॉट शॉर्ट ऑफ बीइंग एट द बेस्ट। और one special person who makes himself at the center of this whole thing is the sportsman himself, जो खिलाड़ी प्रयत्न करता है, प्रैक्टिस करता है, ट्रेन करता है, and the very best of one of those people and some of those people who are chosen, who have given India's recognition at the world level, are selected on this very special day for the Arjuna Award. The people who train so hard for these athletes to become the best in the world and the best of India are given the Dronacharya Award. This is an award given down only to those select coaches. And of course, we also recognize many other athletes at different point of time. और आज हमारे स्टूडियो के अंदर एक ऐसे ही शख्स हैं जिनको ना ही अगर हम उनकी बायोडेटा पढ़े तो शायद हमें प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, but he has been given the Arjuna Award. He has won the Dronacharya Award. He has also been bestowed with the Padma Shri for his extraordinary performances on the wrestling mat. He's the man who has created athletes who have won these awards also, and of course he's known as the Mahabali title, which is given down to only special wrestlers who have really given down the country the service which is valued in gold. It's a great pleasure and honor to once again introduce to every one of our viewers our additional director, Department of Education, and from the wing of sports, who has brought Delhi into the spotlight of Indian sports, महाबली सतपाल जी। आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। वेलकम, नमस्कार जी। जब हम स्पोर्ट्स के बारे में कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वर्ड है स्पोर्ट्स, जब आपको अर्जुना अवार्ड मिलता है हर स्पोर्ट्समैन को नहीं मिलता है। शायद आप हर एक जो ग्रेजुएशन में घुसते हैं उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल सकती है, हर एक बंदा जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है उसको डॉक्टर का टाइटल मिल जाता है, पर हर स्पोर्ट्समैन जो स्पोर्टिंग एंडेवर्स करते हैं सबको अर्जुना अवार्ड नहीं मिलता है। सिर्फ एक सेलेक्ट क्लब है जिनको अर्जुना अवार्ड नवाजा जाता है। जब आपको अर्जुना अवार्ड दिया गया था, यू आर एट अ वेरी यंग टेंडर एज ऑफ 18 ईयर्स। आपका पहला ओलंपिक्स, आपका पहला इंटरनेशनल इवेंट था जो म्यूनिक में हुआ था, उसमें भी आप एक यंग इंडियन थे। तो जब आपको इतने लॉरल्स मिले, आपको हिंद केसरी का अवार्ड मिला, आपको भारत केसरी का अवार्ड मिला, आपको रुस्तम हिंद का अवार्ड मिला, उसके बाद जब अर्जुना अवार्ड मिला, वो डिफरेंस क्या था, उसका मोटिवेशन क्या था, क्या बदलाव आया आपके अंदर एज ए स्पोर्ट्समैन? हाँ, नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब पहली चीज़ तो मैं हमेशा कभी भी अवार्ड के लिए नहीं खेला जी। मैं हमेशा देश के लिए खेलता था। जब हम किसी भी गेम में खेलने जाते थे, एशियाड या ओलंपिक, तो वहाँ बस जीतना है देश के लिए। लेकिन जब मुझे पहली बार ये सूचना मिली कि मुझे टेलीग्राम आया रात को सवेरे 2 बजे जी कि आपको भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 1974 का, तो वाकई में मतलब मैं पूरे जब भी उसके बाद और अगले दिन भी और अगली रात भी मैं खुशी में सो नहीं सका। वो बात इसकी नहीं थी, बात एक अर्जुन की थी कि जो एक देश के लिए हम करते हैं जी। और उसके बाद जब आपको, जैसे आपने कहा कि हज़ारों खिलाड़ियों में से वो खिलाड़ी चुनना कि जिसने देश के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी उसके खेल के अंदर एक बहुत बड़ी उसने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और तो बहुत बड़ी खुशी थी जी। और उसका कारण क्या था कि एक उस समय ज़्यादा पुरस्कार नहीं थे, और एक अर्जुन अवार्ड भारत के खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो वाकई में वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था कि जब मुझे वो पुरस्कार मिला। और उसके बाद में मैं हमेशा, जो मेरे साथी थे वो मुझे यही कहते थे कि तू भारत का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है जिसको अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छा लगता था, और उससे
एक प्रेरणा मिलती थी कि बार बार हम देश के लिए जीत हासिल करें। जी, और मेरे ख्याल से शायद इंडियन स्पोर्ट्स में भी एक रिकॉर्ड है कि 3 कॉमनवेल्थ गेम्स और 3 एशियन गेम्स में आपने 6 मेडल लगातार जीते हैं। तो शायद आपने ब्रॉन्ज भी जीते, सिल्वर भी जीते और गोल्ड भी जीते, और उसके अलावा 3000 बाउट्स आपने जीते हैं। मतलब खेले नहीं, आपने 3000 बाउट्स जीते हैं। उस परफॉर्मेंस के अंदर जब कह रहे हैं कि 12 साल जब आपने रेसलिंग को रूल किया है, ठीक है, उसके ऊपर जब अर्जुन अवार्ड मिलता है आपको, आपका डिजायर वहां पे खत्म होता है या आपको प्रेरणा मिलती है कि मैं और बढ़िया करूं? नहीं, प्रेरणा से भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है, डबल्स प्रेरणा मिलती है कि जो हम मेहनत करते हैं तो उसके बाद एक ऐसा अवार्ड मिल जाता है, और बार बार जब जीत मिलती है ना जी, तो ये एक उसमें टॉनिक का काम किया था इसने, और इसीलिए उसके बाद तो मैंने और अच्छा प्रदर्शन किया जी। और पहले मैं सुबह 5 बजे उठता था मेहनत करने के लिए। जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिल गया तो मैं सुबह 3 बजे उठने लगा। मेरे साथी 5 बजे उठते थे। जो प्रोग्रेस शुरू में 6 महीने में होती थी वो मेरे अंदर 1 महीने में होती थी। तो ये एक टॉनिक का काम था जो अर्जुन पुरस्कार जब मुझे मिला जी। और उसके बाद में पहले मैं करीबन 2000 बैठक मारता था हर रोज जी। मैं 5000 बैठक, यानी कि मैंने जो मेरी मेहनत थी उसको डबल कर दिया। कि एक ऐसा जज्बा था कि बार बार कि जब इतना तो एक जब ऐसे पुरस्कार मिलते हैं आपकी जीत में, वो एक टॉनिक का काम करते हैं। और कोई ऐसा लग रहा था कि उस समय क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मैट की फैसिलिटीज नहीं थी, हम मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे और जाके मैट पे खेलते थे जी। तो वो समय आज भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक जब आप मेहनत करते हैं और आपका लक्ष्य है, क्योंकि मैं शुरू से ही लक्ष्य ऊंचा लेके चलता था, मैं कभी छोटा लक्ष्य लेके नहीं चलता था, और फिर उसके लक्ष्य के हिसाब से ही मेहनत करते थे जी। उस टाइम पे कहते थे कि जिस टाइम पे रेसलिंग की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट से ज़्यादा रेसलिंग में लोग आते थे, देखते थे, दंगल होते थे, अलग अलग रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, पैसे यूं फेंके जाते थे जैसे प्राइज फाइटर्स कहते थे, अंग्रेजी में फिल्मों में कहते थे, रोम में कहते थे ग्लैडिएटर्स होते थे, प्राइज फाइटर्स। उसी तरह का एक माहौल होता था भारत के अंदर। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उस समय एक ऐसा वातावरण था भारत में कि 1-1 लाख दर्शक होते थे जी कुश्ती देखने के लिए जी। और कुश्ती के एक दिन पहले ही रात को आके स्टेडियम में सो जाते थे। अच्छा। कि कहीं मुझे जगह नहीं मिले या मुझे टिकट नहीं मिले। तो वाकई में एक बहुत आकर्षण था। और आज भी बहुत कई साल के बीच में ब्रेक के बाद अब भी सुशील कुमार ने उसको उसी मुकाम पर पहुंचा दिया। लेकिन तब क्या था कि कुश्ती होती थी वो भारतीय पत्ती से, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते थे। अच्छा। आज जो ओलंपिक स्टाइल है, जो हमारी इंटरनेशनल स्टाइल है, उसको ज़्यादा अभी पसंद करने लगे। अच्छा। ये एक हमारे इंटरनेशनल जो आज अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो उसका ये मुख्य कारण है। मैं जैसे मैंने आपने बताया कि 3000 कुश्ती लड़े, मैं वाकई में एक दंगल में मैं 21 कुश्तियाँ जीता 1971 में। तो एक अजूबा था। तो वो जब मैं खेलता था तो मैं, क्योंकि मेहनत हम बहुत करते थे और हम कभी ये नहीं सोचते थे कि हम कभी हार भी जाएंगे। हार को तो मेरे उसमें था ही नहीं, क्योंकि जब आप अगर मेहनत करते हैं और आपकी जो तैयारी है वो आपके अनुकूल है तो आप हार ही नहीं सकते। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि वाकई में एक वो बहुत अच्छा समय था। और उससे मेरे ख्याल से अभी भी आजकल हम जैसे देख सकते हैं कि इतने सारे लोग आए हुए हैं दंगल देखने के लिए। ये जरूर भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज भी भारत की कुश्ती जिंदा है, आम लोगों के बीच में इतना फेमस है, इतना अट्रैक्टिव है। हाँ बिल्कुल जॉन भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक बहुत बड़ा, आप देखो स्टेडियम में कहीं भी जगह नहीं है, कितने लोग हैं और कितना मतलब एक उसका लुत्फ उठा रहे हैं जी। और सबसे अच्छी बात जो मैंने बताई थी कि वो आज जो मैट के ऊपर हो रही है जी। जो गाँव में जो लोग इसको पसंद नहीं करते थे, तो मैंने ये कोशिश करी, मैंने वो चीज़ें शुरुआत करी कि देखो हम वहाँ गोल्ड मेडल जीतते हैं, एशियाड में गोल्ड मेडल जीतते हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतते हैं, और तो वो उससे भी अच्छे दाव जी। अभी जो आपने ये देखा कि टेक्निक तो वो जो है, और इसी वजह से आज जो हम ओलंपिक में, वर्ल्ड में जो आज हमारे पास मेडल हैं, तो ये एक उसका मुख्य कारण है जी। अगर हम बात करें कि आप 16 साल में आपकी पेरी ओलंपिक्स रही थी, 18 साल पे आपके पास अर्जुन अवार्ड था, 82 में भारत
आपने एशियन गेम्स का आयोजन किया और 83 में आपको पद्मश्री मिला था। तो इस सब चीज़ के अंदर आपके गुरु जो हैं, सब जानते हैं, गुरु हनुमान जी, उनका कितना इम्पैक्ट था? उनका योगदान तो ज़रूर ज़्यादा होगा, मगर आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि अगर आपका एक्सरसाइज, कई बार हम बहुत थक जाते थे, आज हम कहते जी रेस्ट करेंगे, तो वो उसको बड़े एक ढंग से आपको वार्म अप करके, एक बार पसीना शरीर से आ जाता था, तो वो उनकी जो मेहनत करवाने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था जी। दूसरा क्या था कि एज ए गुरु, वो क्योंकि हम उनके पास रहते थे तो वो हमारे गुरु भी थे, माता पिता भी वही थे, दोस्त भी वही थे, और कोई हमारा था ही नहीं। वहाँ 24 घंटे उनके साथ ही रहते थे, या स्कूल चले गए या आके खाड़े में उनके साथ, तो वो हर तरीके से का ध्यान रखते थे। जब कोई बात दाव बताने की बात थी, वो मेरे को जो मुझे वो सबसे ज़्यादा प्यार इसलिए करते थे कि वो मेरे को कोई दाव कहते कि आपने 100 बार करना है टेक्निक, मैं उसको 1000 बार करता था। तो वो मैं इसीलिए कोशिश करता था कि जब वो कोई भी चीज़ ऐसी बताते हैं कि जिससे, तो मैं बढ़ चढ़ कर उसको करता था। और इसीलिए मैं उनका सबसे लाडला और सबसे प्रिय शिष्य था कि उनको मेरे को टोकना नहीं पड़ता था। और एक गुरु हनुमान जी का एक जो सबसे बड़ी बात थी कि वो हमें रात को भी चेक करते थे, दिन में भी चेक करते थे, स्कूल में जाके भी चेक करते थे कि ये ठीक से डिसिप्लिन में है। तो वो एक चैंपियन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जॉन जी, पद्मश्री जब आपको नवाजा गया था, अब एशियन गेम्स की बात बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि आप चरण सीमा पे थे, पूरी इंडिया आपको पहचानती थी। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैड एक्नॉलेज्ड योर परफॉर्मेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस वाक्य के बारे में बताइए। हाँ जॉन, वो एक ऐसा वाक्य था क्योंकि 82 में दिल्ली में एशियन गेम हुए थे, 1982 एशियाड, और पहली बार हैवी वेट में करीबन 20 पहलवान थे जो कि कभी नहीं आए थे, इतना टफ कंपटीशन था। तो जब मैंने उस गोल्ड मेडल को जीता, और वो गोल्ड मेडल भी एक ऐसी परिस्थिति में जीता कि भारत कई दिन से एक जगह रुका हुआ था, मेडल नहीं बढ़ रहे थे आगे। और जब मेरी कुश्ती हुई तो वहाँ हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी मौजूद थी, और पूरे इंडिया सारा जब कलर टीवी शुरू हुआ था। बिल्कुल। और जब मैं स्टेडियम में गया तो एक ही आवाज़ थी, सतपाल देश की नाक तेरे हाथ में है। तो वो जो जज्बा था लड़ने का, वो मेरा एक आसमान पे था, यानी कि उस आसमान के जज्बे में मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया, और कॉन्फिडेंस नहीं होया। मैंने बड़े तरीके से जो मैंने प्लान बना रखी थी कि वो वर्ल्ड चैंपियन था, गंतोक था वो, उसका नाम मंगोलिया का था जी, और वो वर्ल्ड चैंपियन था। तो मैंने बड़ी योजना बना रखी थी कि उसको किस किस तरीके से अटैक करने हैं, और जो मैंने योजना बनाई थी। लेकिन जो मैंने जब गोल्ड मेडल जीता तो तब हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो रिंग में आ गई और मुझे अपने बेटे की तरह सीने से लगाया। तो वो क्षण ऐसे थे, वाकई में एक खिलाड़ी को एक देश का प्रधानमंत्री सीने से लगाए और एक बेटे की तरह, तो और क्या चाहिए। और पूरा देश मैं बता रहा हूँ ना कि उस समय मैं कहीं भी अगर जैसे जीतने के बाद जब मैं बाहर आया तो इतने ही लोग स्टेडियम में थे और इतने स्टेडियम के बाहर थे। और वो एक ऐसा जज्बा था क्योंकि देश के लिए, वहाँ बात देश की है। और उसके बाद जब मुझे पद्मश्री मिली तो वो पद्मश्री भी वाकई में और ज़्यादा मेरे जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, मैं जो मेहनत करता था देश के लिए, बार बार मैं सोचता था कि देश को ये मेडल देना है, ये मेडल देना है। मैंने नौकरी के लिए नहीं सोचा, मैं हमेशा, मेरे परिवार ने भी कभी ये सोचा कि वो सिर्फ एक ही बात कहते थे मेरे पिताजी कि मैंने तो इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाना है, देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिलाने हैं। और वो जब भी होता है जब उसके लिए आपके अंदर जज्बा है। बिल्कुल, वो जज्बा आपने बिल्कुल कामयाब रखा और आपने उसको जिंदा भी रखा, क्योंकि अगला पड़ाव आपका था खिलाड़ी के बाद एक प्रशिक्षक का, एक कोच का, और आपके स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिया और काफ़ी सालों तक आपने प्रशिक्षण दिया। और उसके बाद जब आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, अब वो मिला था आपको 2009 में, उस टाइम एक्सपेक्टेशन लेवल था कि आप सर्वश्रेष्ठ थे, प्रश्न चिन्ह रहता है, मगर जब ये रिकग्निशन मिला आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर रहा होगा। हाँ, नहीं, बहुत खुशी होती है, लेकिन उससे बड़ी खुशी क्या थी कि जब बीजिंग में पहली बार सुशील का ब्रॉन्ज मेडल आया जी,
और तब एक बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि मैं ओलंपिक मेडल के बहुत नज़दीक था जी। जब आदमी 5वें नंबर पे 6ठे नंबर पे मैं 2 ओलंपिक खेला हूँ, तो मैं हमेशा, और मेरे गुरुजी की भूख थी, गुरु हनुमान जी की, कि मैंने देश को ओलंपिक मेडल देना है, तो वो मेरे अंदर बैठी हुई थी। और उसी के लिए मैंने ये जो अखाड़ा शुरू किया था छत्रसाल स्टेडियम का जी, ये इसीलिए मैंने शुरू किया था कि जो ओलंपिक मेडल मैं अपने देश को नहीं दे सका, और जो मेरा ज्ञान था, जो मेरा एक्सपीरियंस था इतने साल का, वो मैं बच्चों को ट्रेनिंग में दूं जी। और उसके दौरान मेरे पास में आज छत्रसाल में 200 इंटरनेशनल पहलवान हैं जिन्होंने वर्ल्ड का गोल्ड मेडल, ओलंपिक के 3 मेडल और एशियाड और कॉमनवेल्थ, तो वो एक लक्ष्य था मेरा, वो मेरी एक धुन थी। जब मैं आपको बताऊं कि जब सुशील ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में सुशील, योगेश्वर और अमित, ये 3 मेरे शिष्य गए थे, तो मैं रात को अगर मेरी 2 बजे भी आँख खुल जाती जॉन भाई, तो मैं कुछ वो याद करके टेक्निक या डाइट उसको लिखता था मैं, और सुबह जाकर उस चीज़ को करता था। तो बहुत मतलब क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हमारे देश में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको वो तरीके से ढालना, किस तरीके से आप उसको ढाल रहे हो। और मैंने एक जो अच्छी योजना ये करी थी कि हमने जब क्वालिफाई किया था, तो 1 साल पहले हमने लंदन में जाके अगस्त के महीने में वहाँ कैसा मौसम है, क्या खाने को मिलेगा, हर चीज़ का वो अध्ययन किया था जी। और उसके बाद हमने फिर उसी तरीके से इनकी प्लानिंग करके, और जो जिस देश से कंपटीशन था उन पहलवानों की पूरी सीडीज देख के कि उनकी कमियां कहाँ हैं, उनको खोजता था मैं। और जो हमारे जो पहलवान थे, जब इन्होंने क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने इनके दाव बदल दिए। अच्छा। इनकी जो टेक्निक थी लड़ने की, क्योंकि वो उनके पास भी रिकॉर्डिंग थी, बिल्कुल, तो तब जाके मतलब एक, लेकिन अगर एक पूरी योजना बनाई थी आपने यहाँ पर पहुँचने के लिए। मगर चलिए, हम सब जानते हैं कि जो आपके शिष्य कर चुके हैं, मगर हम सब, अब मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को ये टाइम है बताने के लिए कि आप रेसलिंग को वापस अपने रूट्स में लेके जा रहे हो, आप दंगल फिर से जिंदा कर रहे हो, एक दंगल आप तैयार कर रहे हो। द कंपटीशन इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द 7 सितंबर से शुरू होने वाला है। उसके बारे में बताइए, ये प्रेरणा की 7 तारीख को शुरू हो और इसके पीछे क्या आपकी उम्मीद है, उसके बारे में बताइए हमें। हाँ, इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये दंगल 7 सितंबर को पिछले 37 साल से मैं करवाता हूँ। अच्छा। और इसका मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में युवा प्रतिभा छिपी हुई है जी, उसको खोजना जी। ये मेरे पिताजी को, वो कभी सतपाल को ये नहीं मानता था सतपाल मेरा है जी। वो हमेशा देश का मानते थे, और देश का ही होता है व्यक्ति, और तो वो मैं उनकी याद में करवाता हूँ। और ये भारत का ही नहीं, खासकर पूरे एशिया का सबसे बड़ा दंगल है। और इसमें दर्शक भी बहुत आते हैं, पहलवान भी पूरे आसपास के देशों के आते हैं। और ये 7 सितंबर को 1 बजे शुरू होता है। दिल्ली में ही बवाना गांव, जो मेरा गांव है, तो वहाँ राजीव गांधी स्टेडियम है, तो उसमें ये होता है। और इसमें कोई टिकट नहीं होती, ये सिर्फ कुश्ती को प्रोत्साहन करने के लिए, और जो नए नए अच्छे पहलवानों की कुश्ती जब जो लोग समाज के वो देखते हैं, और खासकर जो युवा बच्चे जब सुशील को, सतपाल को, योगेश्वर को, इनको वहाँ देखते हैं, तो वो बुराइयों से बचते हैं, बिल्कुल, वो जो नशे से या और गलत कामों से। तो उस युवाओं को मैं वहाँ से छाट के लाता हूँ। जो मेरी खोज है कि आने वाले 2020 ओलंपिक के लिए अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो एक वो चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये जो बवाने का 7 सितंबर का जो दंगल है, ये वाकई में एशिया का सबसे बड़ा दंगल है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कोई भी, इसमें टिकट या कोई ऐसा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति इसमें आकर देख सकता है। और उसमें सुशील भी, योगेश्वर भी, और दूसरे देश के भी, जो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, और जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं, तो वो सब आके वहाँ कुश्ती लड़ते हैं जी। और इसका में करीबन 300 बाउट एक दिन में होती है। अच्छा। तो 35 किलो से लेके और 120 किलो तक के पहलवानों की बाउट इसमें होती है। तो ये इसका दंगल का एक मुख्य वो है। और इसमें एक भाईचारे का भी आपको वो मिलेगा जब इतने लोग इकट्ठे बैठते हैं। तो और दूसरा जो मेरी खोज है, मेरे पिताजी हमेशा, उनके पास कोई बच्चा आ जाता था तो वो उसको कुछ खिला के दंड बैठक मरवाते थे कि नहीं, कल से तेने खाड़े जाना है। तो मैं उनके उस कार्य को पूरा कर रहा हूँ। और देश की जो एक आज जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ खान है बच्चों की, तो मैं उसको तराशने का काम कर रहा हूँ। पहले एक खिलाड़ी के नाते मैं खुद, जब मेरे गुरुजी ने तराशा,
और उन्होंने से जो शिक्षा मिली या उनके जो कार्य अधूरे रह गए उनको पूरा कर रहा हूँ। अभी रियो ओलंपिक है जी अगले 2016 में। तो हम ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि रियो में जब ओलंपिक्स होंगे तो आपके ही छात्र और आपके ही शिष्य जितने हैं वो हमारा देश का नाम रोशन करेंगे आप ही की तरह और आपके पचनों पे चलेंगे। और हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये जो दंगल होने वाला है 7 सितंबर को, उसका सीधा प्रसारण होगा डीडी स्पोर्ट्स के अंदर। अगर आप जा नहीं पा रहे हैं बवाना के अंदर, अगर आप राजीव गांधी स्टेडियम नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिर्फ अपना टेलीविजन सेट्स ऑन कर दीजिए एंड वील ब्रिंग यू ऑल दैट एक्शन लाइव। महाबली सतपाल जी आज हमारे स्टूडियो में आए, मैं तो यहाँ पर बैठ के पसीने आ गए जिस तरीके आपने इंसिडेंट्स नरेट किए हैं। हम जरूर सोचते हैं कि जितने युवा और जितने पेरेंट्स हमारे आज के प्रोग्राम देख रहे हैं वो रेसलिंग को जिंदा रखेंगे, आपके पास लेके आएंगे। अगर नहीं लेके पे आए हैं तो फिर probably you can do the best in inspiring them to reach the best. Thank you for coming to the program today. धन्यवाद जी। Well, that is exactly what we've got right here on this edition of the program. Hope you enjoyed it, and definitely that one jazba that keeps us alive is that Mera Bharat Mahan. I'll see you again next time on another episode of this very program. Till that, goodbye.